नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है इंडियन थिंकर्स, भारतीय राजनीति विचारक। साथियों, आज हम ऐसे राजनीति विचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम विख्यात है। जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम है, उसी प्रकार भारतीय विचारक में जिस विचारक के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह है साथियों कौटिल्य। कौटिल्य को साथियों कई नामों से जाना जाता है। जरा देखिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। शुरुआत में साथियों हम इसके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। जरा देखिए, कौटिल्य का नाम, कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है साथियों, जैसा कि कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। कौटिल्य का पिता का नाम साथियों चणक है, माता का नाम चनेश्वरी है। कौटिल्य का जन्म साथियों 3री शताब्दी ईसा पूर्व तथा कुछ विद्वानों के अनुसार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। जन्म स्थान के बाद बारे में बताएं तो साथियों गांधार महाजनपद के तक्षशिला में एवं चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन माने जाते थे। जैन ग्रंथ प्रशिष्टि पर्व के अनुसार इनका जन्म गोलिय जनपद में हुआ था। कौटिल्य साथियों जो प्रमुख रचना है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अनुसार साथियों अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो इस प्रकार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित करता है कि मनुष्य जीविका तथा जिस भूमि पर वह रहते हैं दोनों ही अर्थ है। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उनके पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थात साथियों मनुष्य की जीविका तथा जिस भूमि पर वह रहते हैं दोनों ही को कौटिल्य ने अर्थ बताया, और उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है जिसमें मनुष्य वाली भूमि का लाभ और उनके पालन के उपायों का वर्णन है। साथियों अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक है, 180 प्रकरण है और 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र की मूल प्रति के बारे में साथियों जानकारी है कि 1905 में तंजौर कर्नाटक के एक ब्राह्मण श्याम शास्त्री को मिली, जिसका प्रकाशन 1909 में करवाया गया। कौटिल्य को आधुनिक युग का विचारक भी कहा जाता है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो कि व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि के अष्टधायिका है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का वर्णन किया है। साथियों देखिए जरा कौन कौन सी 4 विधाएं हैं। तो जो अर्थशास्त्र है उसका वही स्थान है जिस प्रकार की व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी पाणिनि का। कौटिल्य ने जो 4 विधाएं बताई है वह है साथियों, पहली है अन्वेष की, इसमें दर्शन और तर्क से संबंधित है। दूसरी त्रयी है जिसमें धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान है। तीसरी वार्ता जिसमें कृषि, व्यापार आदि से संबंधित है। और चौथी है दंड नीति जो शासन कला और राजनीति पर आधारित है। साथियों अब अर्थशास्त्र को जो 15 अधिकरण में बांटा गया है साथियों, जरा देखिए अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण कौन कौन से। उसमें पहला है विनयाधिकरण। जो पहला अधिकरण है अर्थशास्त्र का, जो कौटिल्य के द्वारा रचित रचना है अर्थशास्त्र, उसका पहला अधिकरण विनयाधिकरण। उस पहले अधिकरण के अंदर साथियों इसमें ये बताया गया है कि राजा के जीवन और उसके सामान्य व्यवहार का वर्णन किया गया है साथियों प्रथम अधिकरण में। दूसरा अधिकरण की हम बात करें तो अध्यक्ष प्रचार कहा गया है। इसमें राज्य के विभिन्न प्रशासक व अध्यक्षों के विभाग का वर्णन है साथियों। तीसरा धर्मस्थली, इसमें न्यायिक बातों का वर्णन किया गया है तीसरे अधिकरण में। चौथा कंटक शोधन, इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले के लिए दंड का विधान है। तो तीसरा और चौथा जो अधिकरण है साथियों
वो न्यायालय से संबंधित है। पांचवा जरा देखिए, योग व्रत। योग व्रत में राजा की आराधना के प्रकार या उपायों का योग कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। छठा है मंडल योनि, जो विदेश नीति से संबंधित है। इसमें शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपायों को योग के बारे में बताया गया है। सातवां है षडगुण नीति, इसमें संधि, विग्रह और द्विपक्षीय आधार पर 6 सूत्री विदेश नीति बताई गई है। सर आठवां व्यसनाधिकारक, इसमें राज्य की विपत्तियों के मूल कारक तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। नौवां अधिकरण संघ व्रत है साथियों, इसमें संघ राज्य में फूट डालने की विधि बताई गई है। 10वां संग्रामिक है, इसमें विजय के लिए युद्ध नियमों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार 11वां अधिकरण है साथियों अभ्यात कर्म, दूसरे देशों पर आक्रमण करना। 12वां है अवलियस, इसमें निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 13वां है दुर्ग लाभ हो पाए, इसमें शत्रु के द्वारा किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है उसका उल्लेख है। और 14वां है साथियों उपनिषदक, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में विवेचना की गई है। और जो 15वां अंतिम जो अधिकरण है वो 15वां साथियों, इसमें शत्रु पर जादू टोना आदि की व्यवस्था की गई है। अब बात आ जाती है कौटिल्य ने राज्य का जो सिद्धांत दिया, साइवय का जो सिद्धांत दिया, सप्तांग सिद्धांत दिया साथियों, तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग बताए हैं। और हब्स, लॉक और रूसो जो वेस्टर्न थिंकर्स है, हब्स, लॉक और रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बताता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत कौटिल्य राज्य के 7 अंगों को नेचर की संज्ञा देता है साथियों, यानी प्रकृति की संज्ञा देता है, जो निम्न प्रकार है। जरा देखिए नंबर 1 पे आता है स्वामी। राजा स्वामी, पहला कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो स्वामी का है। स्वामी देखो, कौटिल्य स्वामी को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताता है और कहता है कि राजा शिक्षित होना चाहिए। वह भी प्लेटो की भांति राजा को विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने पर बल देता है। साथियों कौटिल्य प्लेटो की भांति राजा शिक्षित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस बात पर जोर देता है। और एक अच्छे उदाहरण से, एक अच्छे उसके कथन से इस बात को स्पष्ट करता है कि जो पढ़ा लिखा राजा है और जो बिना पढ़े राजा है उसमें क्या फर्क है। जरा देखिए, जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह घुन लगी लकड़ी की भांति शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। कौटिल्य का प्रसिद्ध कथन है शिक्षा के यानी बारे में, यानी राजकुमारों के बारे में साथियों, कि वो राजा के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने पर वो बल देता है। और साथ में अपना प्रसिद्ध स्टेटमेंट देता है कि जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वह घुन लगी लकड़ी की भांति शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। कौटिल्य राज्य को असीमित शक्तियां भी देता है, लेकिन उस पर शिक्षा और दिनचर्या का नियंत्रण भी लगाता है। कौटिल्य शासक की दिनचर्या को 16 घड़ियों में बांटता है। कौटिल्य लिखता है कि राजा को बछड़े सहित गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। राजा को प्रजा के कल्याण के कार्य करने चाहिए, क्योंकि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार जो राजा निरंकुश न होकर भी कल्याणकारी है, कौटिल्य का जो राजा है वो निरंकुश न होकर भी सभी प्रकार की शक्ति उसको सौंपती गई है, लेकिन वो निरंकुश न हो जाए इसलिए उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा है सप्तांग सिद्धांत में आमात्य। कौटिल्य अपने सप्तांग सिद्धांत में आमात्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, दूसरे नंबर पर रखता है। कौटिल्य मंत्री परिषद को आमात्य कहते हैं। जो मंत्री परिषद होती है, जो कैबिनेट होती है साथियों, उसको आमात्य कहता है और इसे शासन का आधार स्तंभ भी कहता है। कौटिल्य मंत्रियों की संख्या 7 से 8 बताता है, इससे ज्यादा मंत्री आप नहीं रख सकते। कौटिल्य का प्रसिद्ध कथन है कि जिस
प्रकार एक बैल से गाड़ी का संचालन नहीं हो सकता, उसी प्रकार मंत्रियों के बिना राजा अकेला शासन नहीं कर सकता। यानी कि मंत्री परिषद का होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, अगर मंत्री परिषद नहीं होगी तो अकेला राजा कौन कौन से विभाग को देखेगा, अपने राज्य का शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित करेगा। इसलिए जरूरी है कि उसके पास उसकी कैबिनेट हो और कैबिनेट के माध्यम से वो अपने प्रशासन की अपनी गतिविधि, अपने राज्य के कार्य को संचालित करता है। और उसके अंदर भी वो अपने जो मंत्री है उसकी ज़्यादा उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ज़्यादा मंत्री के लिए रोक है, क्योंकि ज़्यादा अगर मंत्री होंगे तो उस राज्य पर भार बढ़ता है, इसलिए वो 7 से 8 ही बताया है। और तीसरा है साथियों इसमें जनपद। जनपद की बात करें तो साथियों कौटिल्य जनपद में भूभाग व जनसंख्या को सम्मिलित करता है। भूभाग के बारे में कौटिल्य लिखता है कि भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और प्राकृतिक सीमाओं से घिरी होनी चाहिए। और जनसंख्या के संदर्भ में कौटिल्य कहता है कि जनसंख्या मेहनती व कार्यशील होनी चाहिए। जनसंख्या के अनुसार ही वह प्रशासनिक व्यवस्था का भी गठन करता है। जरा देखिए साथियों, 800 ग्रामों के समूह को वो स्थानीय बोलते हैं, जिसको मंडल कहा गया। 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, जिसे जिले कहा गया। 200 गांवों के समूह को खारवटिक, जिसे पंचायत समिति कहा गई। 10 गांवों का समूह संग्रहण यानी ग्राम पंचायत है। तो कौटिल्य कहता है कि शासन के चारों स्तर स्वायत्त होने चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य संघात्मक शासन, सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायत राज का समर्थन करता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कौटिल्य शासन के चारों स्तर को स्वायत्त रखना चाहता है, संघात्मक शासन की बात करता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है, यानी सत्ता बटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करता, विकेंद्रीकरण की बात करता है, और पंचायत राज का समर्थन करता है। साथियों चौथा जो अंग है साथियों कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का, वह है दुर्ग। कौटिल्य अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता है। कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन करता है साथियों। इसमें पहला है जल दुर्ग, जो जल के अंदर घिरा हुआ हो, जो इसका उदाहरण है काली और सिंध नदियों के काली और आउ सिंध नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़। दूसरा धावन्य दुर्ग, जो रेगिस्तान में है साथियों, जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर। तीसरा है पर्वत दुर्ग, यानी पहाड़ों में स्थित है, तो जो चित्तौड़ का दुर्ग साथियों। और चौथे नंबर का है साथियों वन दुर्ग, यानी जंगल वनों के अंदर है, जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो 5वां स्थान है वह कोष को है साथियों। खजाने को जरा देखिए, कोष का अर्थ होता है खजाना। कौटिल्य 33 प्रकार के करों की चर्चा करता है। कौटिल्य कहता है कि राजा को प्रजा पर 4 प्रकार के कर लगाने चाहिए। पहला है प्रजा रक्षण का कर, इसमें राजा प्रजा की रक्षा के लिए कर लगा सकता है, जैसे खिचड़ी कर, बाजार पर कर इत्यादि। दूसरा है लाभ पर कर, कौटिल्य लाभ पर कर की बात करता है। कौटिल्य कहता है कि राजा को वेतन के स्थान पर लाभ पर कर लगाना चाहिए। फिर है न्यूनतम कर का सिद्धांत। न्यूनतम कर के सिद्धांत के बारे में कौटिल्य कहता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कौटिल्य का, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है साथियों। न्यूनतम कर के सिद्धांत को जो मिनिमम जो टैक्स की जो बात करता है वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध लेता है और तितली फूलों से रस लेती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से बहुत कम कर लेना चाहिए, यानी कि न्यूनतम से न्यूनतम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तितली फूलों से रस चूसती है और बछड़ा गाय से दूध लेता है। दूसरा विशेष योजनाओं के सिद्धांत के आधार पर आप उस पर टैक्स लगा सकते हो। राजा किसी विशेष योजना के लिए भी कर लगा सकता है। दूसरी बात यह भी कहता है कौटिल्य की किस प्रकार किस पर कितना कर लगाना चाहिए, तो कौटिल्य कहता है कि व्यापार पर आप 1 से 5% और आयात निर्यात पर आप 15% तक कर लगा सकते हैं। और अपने सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने साथियों
जो छठे नंबर पे जो छठा स्थान दिया है वो दंड यानी सेना को दिया है। इसमें कौटिल्य सभी प्रकार की सेनाओं की चर्चा करता है, जैसे पैदल सेना, रथ सेना, हस्ती सेना, अश्व सेना। साथ ही कौटिल्य ये भी कहता है कि सेना में क्षत्रियों को भर्ती करना चाहिए। एक राज्य के लिए सेना का होना साथियों बहुत ही जरूरी है। सेना के माध्यम से राज्य अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। सातवां है स्थान मित्र को। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में मित्र को भी स्थान दिया है, अंतिम स्थान मित्र को दिया है। अब बात करते हैं साथियों हम कौटिल्य की विदेश नीति की। कौटिल्य ने विदेश नीतियों के लिए सबसे पहले मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत की अगर साथियों हम बात करें तो एक 12 राज्यों का एक समूह है जो मंडल सिद्धांत कहलाता है। उसमें 12 राज्य हैं और 12 राज्यों के अंदर से उसके मध्य में एक विजिगीषु राजा है जो हमेशा ही जीतने का प्रयास करता है, हमेशा ही उसकी इच्छा है कि मैं जीतता ही रहूं। और दूसरा जो बिंदु है वह है साथियों षडगुण नीति, यानी 6 प्रकार की नीति: संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्विवेदी भाव, संशय या आश्रय। कौटिल्य कहता है कि अगर किसी राजा को अगर ऐसे सफलता नहीं मिल रही हो तो उसको संधि कर लेनी चाहिए। युद्ध, वास्तविक आक्रमण, सेनाओं को 2 भागों में बांटना या अपन से शक्तिशाली अगर कोई राजा है तो उसकी शरण में चल जाना, संशय, आश्रय। और तीसरा जो बिंदु है विदेश नीति में कौटिल्य के साथियों वह है उपाय, साम दाम दंड भेद। कौटिल्य कहता है कि साम दाम और दंड भेद से आप अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते हो, आप अपने राज्य को बचा सकते हो साथियों। क्योंकि कौटिल्य कहता है कि जितना हो सके साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ही कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे साथियों वो हो जाता है। जरा देखिए मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का समूह है, उसको हम विजिगीषु, अरिमित्र और मित्र का मित्र, अरिमित्र का मित्र, पाषणीग्रह, आक्रंदा, पाषणीग्रह सार, आक्रंदा सार, इन नामों से जाना जाता है। जरा देखिए साथियों मंडल सिद्धांत, इस सिद्धांत वर्तमान के शक्ति संतुलन सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें कौटिल्य 12 राज्यों के व्रत के माध्यम से केंद्रीय राजा विजिगीषु को बताता है कि उसे पड़ोसी राज्यों के साथ कैसी नीति अपनानी चाहिए। विजिगीषु केंद्रीय राजाओं को जीतने की चाह रखने वाला होता है, जिसे कौटिल्य सलाह देता है। दूसरा देखो साथियों अरिमित्र, शत्रु के सामने का मित्र, जैसे चाइना। विजिगीषु की हम बात करें तो साथियों भारत, सामने का शत्रु जैसे पाकिस्तान। और चौथा अरिमित्र यानी सामने के शत्रु का मित्र साथियों जैसे चाइना। पांचवा मित्र का मित्र, सामने के मित्र का मित्र जैसे सऊदी अरब। मित्र सामने के शत्रु का मित्र यानी मित्र जैसे सीरिया। अरि पीठ का शत्रु जैसे चीन, पाषणीग्रह। आक्रंदा पीठ का मित्र जैसे मंगोलिया। पाषणीग्रह यानी पीठ के शत्रु का मित्र जैसे उत्तरी कोरिया। आक्रंदासार पीठ के मित्र का मित्र जैसे दक्षिणी कोरिया। मध्यम जिसकी सीमा विजिगीषु अरि के साथ लगती हो, मध्य में इन दोनों से शक्तिशाली होता है, इसलिए राजा विजिगीषु को इसके साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। जैसे रूस, उदासीन, ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता है, राजा विजिगीषु को इनके साथ भी मधुर संबंध बनाए रखनी चाहिए, जैसे अमेरिका। इस प्रकार साथियों कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत को 12 राज्यों के समूह को समझाया है। कौटिल्य ने राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो उसके बारे में जरा देखिए। कौटिल्य राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत भी देता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के संविदा अर्थात समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार साथियों आदिम काल में राज्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कबीले की व्यवस्था थी। प्राचीन समय आदि काल में देखी जाए चारों ओर मत्स्य न्याय था, जंगलराज जिसकी लाठी उसकी भैंस साथियों। तो मानव जीवन कलह और संघर्ष से
ग्रस्त था। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों पर अत्याचार करते थे। चारों तरफ सर्वत्र अशांति थी। इस यातना से मुक्त होने के लिए मनुष्य ने मनु को अपना राजा बनाया और मनुष्य ने राजा की आज्ञा के पालन की प्रतिज्ञा ली। इसके बदले में साथियों, राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार कौटिल्य के राज दर्शन में उस संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका व्यापक विवेचन हब्स, लोक व रूसो द्वारा किया गया। साथियों, कौटिल्य अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर न तो राज्य को उतना निरंकुश बनाता है साथियों जितना कि हब्स का लेवियाथन है, और न ही इस सिद्धांत का प्रयोग लोक व रूसों की भांति व्यक्ति के अधिकारों तथा लोकतंत्र का पक्ष पोषण करने के लिए करता है। कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना कि वो धर्म, अधर्म व काम की प्राप्ति और उपभोग में उनकी सहायता करे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को अधिकार है कि वह राजा को अपने पद से हटा सकता है। अब जरा देखिए कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की बात की है। कौटिल्य का कहना है कि लूट के 40 प्रकार होते हैं साथियों, इसलिए गुप्तचर व्यवस्था भी अनेक प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य अपनी गुप्तचर व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है साथियों, स्थायी गुप्तचर व्यवस्था व अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था। स्थायी गुप्तचर व्यवस्था के 5 प्रकार बताता है साथियों। पहला बताता है कार्पटिक, जो विद्यार्थी की वेशभूषा में रहता है। दूसरा उदास्थिति, जो सन्यासी की वेशभूषा में रहता है। तीसरा गृहपथिक, जो किसान की वेशभूषा में रहते हैं। वैदेहिक, जो गरीब की वेशभूषा में रहते हैं। तापस, जो तांत्रिक की वेशभूषा में रहते हैं। इस प्रकार और अस्थायी गुप्तचर 4 प्रकार के हैं साथियों, जिसमें पहला है परिव्राजिका, विधवा स्त्री जो राज्य में खाना वाना बनाने का कार्य करती है। दूसरी है स्त्री यानी विषकन्या। तीसरी रसद यानी लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति। और चौथा है साथियों तीक्ष्ण यानी क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति। इस प्रकार कौटिल्य अपनी गुप्तचर व्यवस्था को स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार से बांटता है, और स्थायी गुप्तचर व्यवस्था के 5 प्रकार बताता है और अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था के 4 प्रकार बताता है साथियों। इसी प्रकार कौटिल्य की जो राजदूत व्यवस्था है वो जरा देखिए। कौटिल्य ने साथियों 3 प्रकार की राजदूत व्यवस्था की चर्चा की जो निम्नलिखित है। 3 प्रकार के राजदूत व्यवस्था की चर्चा की जो इस प्रकार है। निष्ठार्थ, ये राजा की अनुमति के बिना भी दूसरे देश के साथ समझौता कर सकता है यानी पावरफुल गुप्तचर व्यवस्था है। दूसरा प्रीमिथार्थ, ये राजा की अनुमति से ही समझौता कर सकता है। इस निष्ठार्थ से थोड़ा इसके पास कम होता है पावर। और तीसरा है साथियों शासनाहार, ये संदेश भेजने आदि का काम करता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार, कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों की चर्चा की है साथियों। पहला आता है प्रकाश या धर्म युद्ध। इस प्रकार के युद्ध में साथियों सभी नियमों का पालन किया जाता है। दूसरा कूट युद्ध, इसमें छल कपट की नीति अपनाई जाती है। और तीसरा है तुक्षणी युद्ध, इसमें अनैतिक साधनों जैसे जैविक रासायनिक हथियारों तथा विष आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बात आ जाती है जुडिशरी की। कौटिल्य के अनुसार जो जुडिशरी व्यवस्था है यानी न्याय की जो व्यवस्था है उस पर साथियों हम चर्चा कर रहे हैं। कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। कौटिल्य न्याय व्यवस्था पर भी व्यापक चर्चा करता है और 2 प्रकार के न्यायालय बताता है साथियों, जिसमें पहला है धर्मस्थलीय, इसमें दीवानी से संबंधित भू राजस्व से संबंधित वाद लाए जाते हैं। और दूसरा है साथियों कंटक शोधन, इसमें आपराधिक वाद लाए जाते हैं यानी फौजदारी लड़ाई झगड़े वाला। और साथ में कौटिल्य ये भी कहता है कि वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनी जाए, गवाह प्रमाण आदि पर भी बल देता है। इस प्रकार कौटिल्य आधुनिक न्याय व्यवस्था के समान निष्पादन पर बल देता है। जैसे वर्तमान में जज साहब दोनों ही पक्षों को सुनते हैं और सुनने के बाद में डिसीजन देते हैं, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपनी न्याय व्यवस्था के अंदर दोनों ही पक्षों को सुनने की एविडेंस और प्रूफ की बात
की है साथियों। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। और अमर्त्य सेन ये भी कहते हैं कि कौटिल्य मैकियावेली से भी ज्यादा महान था, क्योंकि वह नैतिकता और कल्याण पर बल देता है। जो अमर्त्य सेन हुए हैं साथियों, उसने अपनी पुस्तक लिखी है आइडिया ऑफ जस्टिस। उस आइडिया ऑफ जस्टिस में वो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और साथ में ये भी कहते हैं कि जो कौटिल्य है वो मैकियावेली से भी ज्यादा महान शासक है, क्योंकि वो नैतिकता और कल्याण पर बल देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो जन कल्याणकारी स्वरूप है साथियों, वो इस प्रकार है। जरा देखिए, कौटिल्य एक राजनीतिक विचारक मात्र ही नहीं थे, वह स्वयं राजनीतिज्ञ व कूटनीति थे, जो जानते थे कि एक राज्य का स्थायित्व उसकी प्रगति, प्रजा की सुख समृद्धि और संस्कृति पर ही निर्भर करता है साथियों। अगर प्रजा सुखी तो राजा सुखी साथियों, अगर प्रजा दुखी तो राजा दुखी। यदि प्रजा निर्धन, दुखी व पीड़ित होगी तो राज्य सैनिक शक्ति में चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उस शीघ्र पतन की ओर चला जाता है साथियों। सुखी या समृद्धि प्रजा से ही अपनी शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार कौटिल्य भी जानता है कि जन समुदाय की व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति एवं आर्थिक सुख संपन्नता राज्य और राजनीति पर निर्भर करती है। अतः साथियों, कौटिल्य ने राज्य को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया है। ऐसा राज्य जो जीवन के हर क्षेत्र में जहां अपनी जनता को राज्य की सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता हो वो प्रदान करे। अतः सार्वजनिक जीवन के जितने भी पहलू और कार्य क्षेत्र है वो राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप में ही आते हैं साथियों। अब बात आ जाती है साथियों कि कौटिल्य के ऊपर कुछ अनैतिकता के भी आरोप लगे हुए हैं। कौटिल्य कुल मिला के अपने राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य को विजयी बनाना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की हमेशा ही नीति रहा है। तो उसके लिए कौटिल्य कुछ अनैतिक तरीके भी बताता है, इसलिए कौटिल्य के ऊपर साथियों अनैतिकता के आरोप लगते हैं। जैसा देखिए कि वो शासन संबंधी उसकी नीतियां वो निर्देशन में नैतिकता की अवहेलना की बात की गई है। वो कई ऐसे उपायों का और कार्यों का वर्णन करते हैं जो नैतिकता के बिल्कुल विपरीत है। शत्रु को नष्ट करने के लिए कौटिल्य ने कई उपाय बताए, जैसे जब शत्रु राजा बाढ़, अकाल यानी विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ हो या प्राकृतिक आपदा से घिरा हुआ हो, उस समय उस पर आक्रमण करे और उसे नष्ट कर दिया जाए। तथा जब शत्रु राजा पूजा हेतु मंदिर जाए तो मूर्तियों में हथियार छिपा कर रखे और शत्रु राजा की हत्या कर दे। किंतु कौटिल्य पर अनैतिक और धर्म विरोधी का आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र शासन प्रक्रिया से व्यवहारिक संबंध बताता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र की रचना राजाओं और राजनीतिज्ञों को अपने राज्य का शासन कार्य सुचारू रूप से चलाने व शत्रुओं को समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित करता है। कौटिल्य द्वारा धर्मशास्त्र की अवहेलना नहीं की गई है। कौटिल्य हमें धर्म की अवहेलना करने वाले प्रतीत नहीं होते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में वेदों, स्मृतियों की मान्यताओं को स्वीकार किया है। वर्ण व्यवस्था, राज्य के लिए पुरोहित की नियुक्ति, राजा पर धर्म के बंधन तथा राजा के कार्यों को जन कल्याणकारी बनाना। कौटिल्य की धारणा हमें ये प्रतीत होती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन के औचित्य का समर्थन करते, उनके लिए तो सभी साधन जो लक्ष्य की प्राप्ति करवाने में समर्थ हो उचित हो। कौटिल्य ने शासन के जिन कार्यों में नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए वहां धर्मशास्त्र व नीति शास्त्र के सिद्धांतों को आधार बताया है। वास्तव में कौटिल्य का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, प्रजा का हित व शत्रु का नाश है साथियों। कौटिल्य के अनुसार राजा के पद के लिए भी आवश्यक गुण बताए उन्होंने कि राजा बनने के लिए किस प्रकार के गुण होने चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करते हैं साथियों। तो जरा देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए जो गुण है वो इम्पोर्टेंट, जो उसकी क्वालिटी है वो देखिए। राजा ऊंचे कुल का होना चाहिए, राजा में देवीय शक्ति व बुद्धि हो, राजा पुरोहितों की बात मानने वाला हो, बुजुर्गों की सम्मान करने वाला हो, धार्मिक व सत्य बोलने वाला हो, उत्साही, बलवान व दूरदर्शी हो, इंटेलिजेंट हो, स्मरण शक्ति तेज हो, सामान्य राजाओं को अपने वश में करने वाला हो,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो मनुष्य की 4 शत्रु बताए गए साथियों, इससे वो मुक्त हो। तो इस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, इस प्रकार के आवश्यक उसके लिए राजा के लिए गुण बताए हैं साथियों कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने राजा के लिए 3 प्रमुख गुण बताए हैं, वो अभिमान, उत्साह, आत्मसंपद यानी उच्च कुल, बुद्धि, विवेक व निपुणता। अब बात आ जाती है कि कौटिल्य ने राजा की दिनचर्याओं के बारे में बताए हैं। कौटिल्य ने 16 घड़ियों में बांटा है दिनचर्याओं, 8 घड़ी दिन की और 8 घड़ी रात की। प्रत्येक घड़ी को 1 घंटे और 30 मिनट की अवधि में सम्मिलित किया है, जो इस प्रकार है साथियों। जैसे पहली घड़ी की अगर हम बात करें तो वह है, उसमें पुलिस विभाग, प्रजा की रक्षा, राज्य के आय व्यय का विवरण है। दूसरी घड़ी की अगर हम बात करें तो नगर, ग्राम प्रशासन और जनता की विवादों की सुनवाई है। तीसरी घड़ी की अगर हम बात करें साथियों तो स्थान, भोजन व स्वाध्याय है। चौथी घड़ी की अगर हम बात करें तो राजस्व या कर विभाग का निरीक्षण, नगर कोष की जांच, विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा मुक्ति है। पांचवी घड़ी में अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद के साथ मंत्रणा है, वो गुप्तचरों को सूचना प्राप्त करना है। सातवीं घड़ी की अगर हम बात करें तो अस्त्र शस्त्रों, हाथी, घोड़े, रथ आदि का वर्णन है साथियों। उसी प्रकार अगर हम 8वीं घड़ी की बात करें साथियों तो सेनापति के साथ युद्ध व पराक्रम संबंधी चर्चा है। 9वीं घड़ी की बात करें तो गुप्तचरों से वार्ता व पूरे दिवस की गतिविधियों की सूचना है। 10वीं घड़ी की अगर हम बात करें साथियों तो स्नान करके भोजन व स्वाध्याय है। 11वीं घड़ी की बात करें तो रनिवास में प्रवेश व शयन वादन है। 12वीं घड़ी की बात करें तो शयन, 13वीं घड़ी में भी शयन करना। और 14वीं घड़ी की अगर हम बात करें साथियों 10वीं तो जगाने के लिए गायन, वादन, संगीत सुनाकर जगाना और दिन भर के कार्यों पर विचार विमर्श करना है। 15वीं घड़ी की अगर हम बात करें तो गुप्तचरों से मंत्रणा करना व आवश्यक कार्य सौंपना है। 16वीं अगर घड़ी की हम बात करें तो आचार्य, पुरोहित, ज्योतिष आदि से विभिन्न विषयों पर वार्ता, सूर्य उदय होने पर बछड़े युक्त गाय को परिक्रमा कर अपनी दिनचर्या फिर से शुरू करने की बात की गई। इस प्रकार राजा की दिनचर्या बताइए साथियों कौटिल्य ने और उसको 16 घड़ियों में बांटा है। अब बात आ जाती है कि राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य की क्या देन है, तो जरा देखिए राजनीतिक चिंतन में अगर हम बात करें साथियों कौटिल्य की तो वो इस प्रकार है। भारतीय राजनीति साहित्य को भूलने से यानी विस्मृत होने से बचा है कौटिल्य ने अपनी रचना के माध्यम से भारतीय राजनीति को। दूसरा है विचारकों तथा विचारधाराओं का पुनर्नुमान मिलता है। समकालीन अरस्तु के राज्य के आदर्श स्वरूप की श्रेष्ठता हासिल करता है। फिर साथियों राजनीति शास्त्र को पृथक शास्त्र बनाने का प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं में घटनाओं तथा समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। और नंबर 4 पे है भारतीय विचारकों का स्रोत है। जिस प्रकार पाश्चात्य राजनीति में प्लेटो, अरस्तु को पिता कहते हैं, उसी प्रकार भारतीय राजनीति का पिता कौटिल्य को कहा जाता है साथियों। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है, धर्मनिरपेक्षता की बात की है, नियोजित व्यवस्था, राज्य की उन्नति, धर्म और राजनीति को अलग करना। इस प्रकार कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन की महान देन है साथियों। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो पूर्ण हुआ है। एक ऐसे महान थिंकर्स के बारे में आज हमने चर्चा की है, कौटिल्य के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कंपटीशन में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।